राजस्थान के अजमेर जिले के सेठा सिंह रावत जी दर्जी ऑनलाइन ई स्टोर चलाते हैं। आप सोचेंगे ये क्या काम हुआ? दर्जी ऑनलाइन। दरअसल सेठा सिंह रावत कोविड के पहले टेलरिंग का काम करते थे। कोविड आया तो रावत जी ने उस चुनौती को मुश्किल नहीं बल्कि अवसर के रूप में लिया। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी ई स्टोर ज्वाइन किया और ऑनलाइन कामकाज शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्राहक बड़ी संख्या में मास्क का ऑर्डर दे रहे हैं। उन्होंने कुछ महिलाओं को काम पर रखा और मास्क बनवाने लगे। इसके बाद उन्होंने दर्जी ऑनलाइन नाम से अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर दिया, जिसमें और भी कई तरह से कपड़े वो बनाकर बेचने लगे। आज डिजिटल इंडिया की ताकत से सेठा सिंह जी का काम इतना बढ़ चुका है कि अब उन्हें पूरे देश से ऑर्डर मिलते हैं। सैकड़ों महिलाओं को उन्होंने अपने यहाँ रोजगार दे रखा है। मोदी जी के मन की बात प्रोग्राम में तेरा जिक्र किया जाए। सर, उस दिन से लेकर आज तक आपके जीवन में क्या बदला? दर्जी ऑनलाइन स्टार्ट करने का आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आया था? 2 CR से 10 CR पे अपन पहुंच गए, वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है सर। अजमेर जैसे शहर में रहकर जो भी बंदा गांव से निकल के आ रहा है मिनिमम 12th करने के बाद। यूएस की कंपनी के साथ एक हमने टाई अप किया है, एग्रीमेंट किया है, और मतलब जोधपुर के पास में फ्लोदी जैसे छोटे से क्षेत्र से अभी सफर बहुत लंबा है कि हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। हर छोटे शहर के युवा के मन में एक सपना होता है कुछ अपना करने का, पर अक्सर कमी होती है एक मौके की, एक सही डिसीजन की। सोचो राजस्थान के अजमेर के, उसमें भी एक छोटे से गांव के लड़के ने बिना पैसे के एक सपना देखा था। उस सपना था कुछ बड़ा करने का, कुछ अपना करने का, साथ ही साथ अपने गांव की महिलाओं को साथ लेकर चलने का। गांव की महिलाओं के साथ साथ राजस्थान के ऐसे छोटे छोटे ग्रामीण कस्बे, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को साथ लेकर चलने का, जिससे वो कुछ बड़ा कर पाए, खुद को बड़ा बना पाए या नहीं बना पाए वो एक बाद की बात होगी, पर उन महिलाओं को रोजगार दे पाए। इस सपने के साथ शुरुआत करी थी, अपने भाई के साथ मिलके स्टार्ट किया था एक सिलाई मशीन के साथ एक सपना। 2020-19 जब लॉकडाउन लगा था, सब दरवाजे बंद हो गए थे, सारी कंपनियां अपने लेवल पे ठप हो रही थी, माल नहीं मिल रहा था मार्केट में, स्टॉक की शॉर्टिंग हो गई थी। वहाँ पे उन्होंने छोटे कस्बे की महिलाओं को साथ में लेकर कुछ बड़ा करने का स्टार्ट किया था। मात्र 7,000 रुपए से उन्होंने स्टार्ट किया था। आज वो 1.5 से 2.5 करोड़ का टर्नओवर, इससे ज़्यादा ही वो टर्नओवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्टार्ट किया था तब नहीं सोचा था कि कहाँ कहाँ तक पहुँचूंगा, पर 2022 में भगवान ने कुछ अलग ही चाहा था उनके साथ। दिन था 22 अक्टूबर का, संडे वो दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का जो एपिसोड था, एपिसोड नंबर 92, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका जिक्र किया था। वो दिन शायद इनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। वहां से इनके बिजनेस में इतना बदलाव आया, जो परेशानी इनको महिलाओं को जोड़ने में हो रही थी, उसके बाद से वो परेशानियों का इन्होंने बहुत कम सामना किया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेठू सिंह जी रावत की। अजमेर के दाता गांव से ये बिलोंग करते हैं। 7,000 रुपए से 1.5 करोड़ तक की जर्नी इन्होंने कैसे तय की, किन किन संघर्षों का इन्होंने सामना किया, किन किन चुनौतियां, किन किन बाधाओं को इन्होंने लांगा, परिवार में चल रहे बहुत सारे डिस्कशन से ऊपर उठकर इन्होंने कुछ अपने लिए किया, कुछ गांव की महिलाओं के लिए किया। मैं बात कर रहा हूँ सेठू सिंह जी रावत की। मैं हूँ निखिल, आप देख रहे हैं टॉक्स विद निखिल। आज हमारे साथ जुड़े हैं सेठू सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और बहुत सारी
शुभकामनाएं हैं सर मेरी आपकी और आपकी टीम के साथ। एक छोटे से गांव से निकलकर इतना बड़ा आपने स्टार्ट किया सफ़र। आपने जब स्टार्ट किया था आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उस टाइम चल रही थी, ज़्यादा आपने पढ़ाई नहीं करी, 12th के बाद ही आपने इतना बड़ा स्टार्ट कर दिया है। अजमेर के छोटे से शहर से निकलने के बाद मैं सर इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करने जाता हूँ, स्टार्टिंग से जहाँ से आपने सफ़र स्टार्ट किया था। कैसा आपका बचपन रहा था, क्या बचपन में माइंडसेट था, किस परिवार के इन्वायरमेंट, कैसे जोन में आप पले बड़े हुए थे सर? सबसे पहले तो शुक्रिया निखिल जी, आपके इस शो में हमें मौका देने के लिए। और जैसे आपने बात की कि हमारे बचपन की, एनवायरनमेंट की, तो मेरा भी सिंपल्स जो चीज़ें रही है कि एक छोटे से गांव में जैसे किसी बच्चे की, एक गरीब परिवार के बच्चे की जो पालन पोषण होता है, चाहे आप चीज़ें जिस तरीके से होती है एक छोटे से गांव में, सेम उसी तरीके से मेरा पालन पोषण रहा है। हम परिवार की बात करें तो पिताजी किसान से, माताजी भी ही गृहिणी के साथ साथ, क्योंकि हम 4 भाई हैं, 4 भाई में मैं सबसे छोटा था, तो पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मम्मी भी कहीं न कहीं गृहिणी के कामों के साथ-साथ वो परिवार का पालन पोषण करने में सपोर्ट कर रही थी और वो बाहर मज़दूरी का काम भी करती थी। ओके। तो जो हम परिवार में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सबसे छोटा भाई हूँ, हम 4 भाई हैं। जो सबसे बड़े वाले भैया हैं, वो शायद तीसरी या चौथी पढ़े हुए हैं। उससे बड़े वाले जो है वो 5वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, उससे बड़े वाले 6th या 7th तक। परिवार की आर्थिक स्थितियों ने भी उनकी स्टडी को रोक दिया था कि उन्हें जल्दी काम पे लगना पड़ा। और सबसे छोटा मैं था, तो तीनों ने मुझे जैसे तैसे करके 12th तक पढ़ाया। जो मेरी शुरुआती पढ़ाई थी वो तो 5वीं तक मेरे गांव में ही हुई, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। पर उसके बाद की जो 6th से 12th की पढ़ाई थी, तो हमारे गांव से करीब करीब 5 किलोमीटर दूर एक बुबानी गांव पड़ता था, तो वहां हम पैदल्स पढ़ने जाया करते थे। मतलब कोई साधन नहीं चलते थे उसमें। जब बसें चलती थी उनका एक फिक्स टाइम होता था, तो वो आने जाने के स्कूल टाइमिंग में कहीं बार आगे पीछे हो जाता था, तो हमें वो भी जो सफ़र था वो पैदल ही आने जाने का हमारा रहता था। तो कहीं ना कहीं जो मेरी पालन पोषण की ये जो बातें रही है, एक जो सिंपल्स, ना सिर्फ मैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के कई युवाओं के साथ ऐसी चीज़ें रहती है, वो चीज़ मेरे साथ हुई थी कि पूरे ग्रामीण परिवेश में हमारा पालन पोषण हुआ है। सर जब आपने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था उस टाइम आपके दिमाग में क्या आया था, और कहीं ना कहीं आपको डर होगा कि कोई बड़ा चैलेंज आएगा, कब मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा, क्या मैं एक छोटा सा बिजनेस करके रह पाऊंगा, या आपने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि मैं बिजनेस के साथ साथ गांव की औरतों को साथ लेकर चलूंगा? बिजनेस का माइंडसेट क्या, जैसे बचपन से ही, क्योंकि मेरे भाई वगैरह भी कहीं ना कहीं अपना शुरुआती दौर में, मतलब समय से पहले उन्होंने अपने आप को जॉब में डाल दिया था, क्योंकि पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उन जो वो कमाई कर रहे थे उनसे कहीं ना कहीं मुझे उसी टाइम लग गया था कि जो मेरे सपने हैं या जिस तरीके से मैं अपने परिवार को देखना चाहता हूँ आने वाले समय में, वो मुझे लगता है इस जॉब से पॉसिबल चीज़ें नहीं है। तो मैंने बचपन से ही एक माइंड सेट था मेरा, शायद हो सकता है मेरे गांव में या आसपास में, मतलब ई कॉमर्स यानी कॉमर्स लेने वाला मैं हो सकता है पहला बंदा हूँ, क्योंकि ओके। वहाँ सिर्फ आर्ट्स लेते थे, कोई आर्मी की तैयारी करता है, कोई सरकारी जॉब में जाने की तैयारी में, तो मैं एक हो सकता है पहला बंदा हूँ जिन्होंने, मैंने कॉमर्स को 11th में ज्वाइन किया, और 11th और 12th मैंने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। क्योंकि जो हमारा पिछला बैकग्राउंड रहा है, बिजनेस से दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि पिताजी ये खुद पावरलूम की फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया है उन्होंने। तो मैंने चीज़ें बचपन से ही देखी है, क्योंकि मैं जब वो काम करते थे तो टिफिन लेके जाता था, मैं उनका खाना लेके उस फैक्ट्री में जाता था। तो वो देखता था कि उन्होंने जो जो चीज़ें जिस तकलीफ से जी है, कि मैं क्या उन चीज़ों से कभी उभार पाऊंगा। तो शुरू से कहीं ना कहीं बिजनेस माइंड था। और जब मैंने 12th की पढ़ाई छोड़ी, गर्मियों की छुट्टी आई, तो जिम्मेदारियों ने ही मुझे अपने गांव से अजमेर की ओर ढकेल दिया था। क्योंकि जो मेरे से जस्ट बड़े वाले भाई है, वो 6th क्लास पढ़ के ही अजमेर में आ गए थे गांव से। तो वहाँ पे वो किसी सेठ के यहाँ पे खाना बनाने का काम करते थे, तो मैं भी वहीं ज्वाइन किया अपने आप को। कुछ दिनों तक उनके साथ छोटे मोटी चीज़ों में, उनके सेठ जी के घर पे छोटे मोटे घर के कामों में ही अपना हाथ बटाया।
और उसके बाद उनका एक काम था वहीं पे सिलाई का काम, तो उन्होंने मुझे एज ए हेल्पिंग उस फैक्ट्री में ज्वाइन करवाया। तो मैंने करीब 2 साल उस फैक्ट्री में काम किया है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, हेल्पिंग में धागे काटना, सफाई करना। मैंने टेलरिंग का काम नहीं सीखा क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मेरा माइंड सेट था कि अगर मैं एक बार, क्योंकि मेरे सीखने को लेके चीज़ों को रहता है, मैंने सारी वो प्रक्रियाएं सीखी जो एक बिजनेस के लिए ज़रूरी होती है। पर मैंने टेलरिंग में इसलिए हाथ नहीं आजमाया क्योंकि अगर मैं एक बार सीट पे बैठ गया तो फिर वहां से उठना हो सकता है शायद मुश्किल हो। तो मैंने बाकी चीज़ें मार्केटिंग को लेके या बाकी छोटी छोटी चीज़ें, और मैं इस आपके शो के माध्यम से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके यहाँ मैं काम करता था, क्योंकि वहाँ मुझे डिसीजन पावर उन्होंने, किसी भी बिजनेस करने के लिए या काम करते वक्त अगर डिसीजन पावर अपने पास अच्छी होती है तो ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन किसी के दबाव में काम करते हैं तो वो काम ज़्यादा नहीं सीख पाते। तो उन्होंने हमें मतलब खुलकर अवसर दिया चीज़ों को सीखने के लिए, करने के लिए, डिसीजंस, वो सारी चीज़ें। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट का काम करता है, क्योंकि जो इन्होंने चीज़ें हमें सिखाई कि ये काम है, आपको करना है, अब कैसे करना है वो आपकी टेंशन से। तो उस समय जो हमने चीज़ें करी है वो चीज़ें हम मेरे लिए धीरे 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 अच्छी साबित हुई। दर्जी ऑनलाइन स्टार्ट करने का आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आया था? ये जी, आपके मतलब माइंड में एक स्पार्क आया था तो कैसे आया था कि मतलब नाम भी यही रखना है जो आगे जाके ये थोड़ा सा यूनिक साउंड करे, गांव का नाम भी इसमें झलकता है, गांव के परिवेश, दर्जी, छोटे मोटे कस्बों में दर्जी ही बोला जाता है। बिल्कुल। तो ये माइंड में आपकी कैसे आया? माइंड में एक्चुअली क्या है, मेरा शुरू से कुछ इनोवेशंस या अपनी जो परंपरागत चीज़ें हैं उसमें मेरा एक अच्छा इंटरेस्ट रहता है कि भले ही टेक्नोलॉजी आने वाले ज़मानों में अपन बहुत प्रगति करेंगे, पर कहीं ना कहीं अपने को अपनी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं या अपनी पुरानी चीज़ें उनसे जुड़ा रहना चाहिए। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, आज भी रहती है। तो मैं कुछ भी शुरू करूँ तो मेरे माइंड में एक चीज़ वो रहती है कि मेरी जो सांस्कृतिक है या अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं मैं कहीं उनसे बिछड़ ना जाऊँ। तो जो ये मैंने नाम रखा यूनिक, वो भी इसी का एक कारण है कि दर्जी हमारा एक परंपरागत एक वर्ड्स है जो जाना जाता है सिलाई के कामों के लिए। तो अगर मैं कहीं जाऊं, अपने बिजनेस का नाम बताऊं, तो सामने वालों को ये नहीं पूछना पड़े कि ये दर्जी ऑनलाइन का किस सेक्टर्स में काम है और वो क्या काम करता है, कि मेरे नाम से ही डिफाइन हो जाएगी इनकी कंपनी का क्या काम है। तो ये दर्जी ऑनलाइन जब मैंने नाम सेलेक्ट किया था तो मुझे आज भी याद है, करीब करीब मैंने 100 नामों की लिस्ट बना दी थी अपनी कंपनी का नाम रखने के लिए। रोज मैं पेपर लेके बैठता था, चीज़ें समझता था। कुछ दिन के लिए तो मैंने अपनी फर्म का नाम नमन एंटरप्राइजेस के नाम से रखा था, जो कि मेरे भतीजे का नाम है, बड़े वाले भैया के लड़के का नाम, उसके नाम से रखा था। पर चैलेंज क्या, किसी के पास जाओ तो नमन एंटरप्राइजेस से मैं आया हूँ, तो नमन एंटरप्राइजेस क्या है, कैसे काम करता है, इसमें क्या काम है। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी। फिर मैंने सारी चीज़ों को एक तरफ रखा। मैंने कहा अपने ब्रांड नेम का नाम ऐसा होना चाहिए कि अपने ब्रांड नेम से ही सामने वाले को ये समझ में आ जाए कि इनका काम क्या है और ये क्या काम करते हैं। तो इसीलिए ये जो दर्जी ऑनलाइन नाम है, मेरा एक मतलब इस नाम को रखने के पीछे वो पूरी हिस्ट्री थी एक, कि मैं कैसे चीज़ों को करूँगा, कैसे चीज़ें रहेगी, कैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को हाँ, मैं इसमें वही जोड़ूंगा। वही आपसे मैं उसी टॉपिक पे आने वाला था कि अकेला आदमी संघर्ष करता है, बड़े-बड़े बातें हो जाती है जब आदमी बड़ा बन जाता है। मेरी असल जो मुद्दा है वो आपकी उन दिनों के स्ट्रगल की स्टोरियों को जानने में है कि किस माइंडसेट से था, कि डर बहुत होगा उस टाइम कि अगर गाँव की कोई महिला नहीं जोड़ी, उनको जोड़ने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा उनको समझाना पड़ेगा, उनके परिवार को ज़्यादा समझाना पड़ेगा, क्योंकि गाँव की महिलाओं को लेकर आना अपने आप में बहुत बड़ा एक बहुत चैलेंज है। अच्छा। मैं उस चीज़ पे आपसे जानना चाहता हूँ कि वो जो आपका जो हिस्ट्री थी, उस टाइम जो आपके दिमाग में चल रहा था, जो कहानियाँ आपका दिमाग बुन रहा था, वो कहानियाँ कैसे थी? उन कहानियों से आपने क्या सीखा और उन कहानियों से निकल कर कैसे आए आप बाहर? देखो निखिल जी, आपने प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स की जो बात करी है, तो प्रॉब्लम्स तो एक लाइफ का पार्ट है। प्रॉब्लम्स तो हर चीज़ों में आती है। हुँ, तो शायद मेरे लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही है, क्योंकि एक तो हमारा बिजनेस से रिलेटेड कोई पुराना, ना मेरे परिवार का कोई इससे संबंध था, नहीं हमारी पुरानी पीढ़ी में किसी ने बिजनेस किया था, तो बिजनेस का बी भी हमें नहीं आता था।
तो इसलिए हमारे लिए कहीं ना कहीं वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि एक तो हमारे पास बिजनेस शुरू करने से पहले या उसके बाद चीज़ें, जो अमाउंट था हमारे पास, पैसा कोई रखा हुआ नहीं था। जब मैं गांव आया तो जब मैं वहाँ काम करता था तो 10-12 हज़ार रुपये की हमारी एवरेज सैलरी थी उस टाइम की मैं बात करूँ तो एक छोटे अमाउंट्स में बिजनेस शुरू करना अपने आप में ही एक बड़ी तकलीफ है। पर कहते हैं ना कि हम जो ग्रामीण परिवेश में जिस तरीके से पले बढ़े हैं, प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में, तो वो चीज़ें गड़ी हुई थी कि यार प्रॉब्लम्स तो बनी अपने लिए है शायद। तो वो चीज़ें थी दिमाग में, कई सारी प्रॉब्लम्स आई शुरू में महिलाओं को जोड़ने का, और महिलाओं को जोड़ने के पीछे एक लॉजिक था मेरा, क्योंकि हम भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तो मैंने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रॉब्लम्स को देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। मेरी मम्मी भी जब बाहर काम करती थी, मैं जब देखता था तो मतलब उनके पास स्किल्स नहीं थी। उनको ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ती है कि उनके पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं है कि वो घर बैठ के भी या किसी अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के काम कर सके। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जोड़ना मेरा एम था, मेरा एक सपना था कि इन महिलाओं को भी हम कुछ सिखाकर एक अच्छे एनवायरनमेंट में बिठाकर कुछ अच्छा काम किया जा सकता है, और जो ये काम करेगी इनकी दुआओं से एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। सर, कोविड स्टार्ट हुआ था, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही थी, सरकारें भी कहीं ना कहीं कह रही थी कि लोग बाग इकट्ठे होकर काम ना करें। उस टाइम पे आपका बिजनेस अलग ही ऊंचाइयों पे पहुंचा था। उस टाइम आपने कैसे लोगों को समझाया कि हमारे साथ आके काम करो? क्योंकि वो आपका एक टर्निंग पॉइंट, अपन उसको आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि वहाँ से आपको अच्छे ऑर्डर मिले, वहाँ से आपको नरेंद्र मोदी जी की टीम ने देखा। प्रधानमंत्री की अगर किसी पे नज़र है तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। सर, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे भारत सरकार ने आप पे नज़र बनाई, और उस नज़र बनाने के पीछे आपने अपने नज़रिए को और गांव की औरतों के नज़रिए को कैसे बदला? सर, लोग बागों को कोविड में साथ में लेकर कैसे आए? सर, ऑर्डर की फुलफिलमेंट आपने कैसे की सर उस टाइम पे? सही आपने बताया कि जैसे कोविड के समय, सही कह रहे हो, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों के दरवाजे शटर बंद हो रहे थे, क्योंकि एक लेबर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम्स थी, और एक साथ ज़्यादा लोगों को नहीं बिठाया जा सकता था, गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस थी, और वो एक दौर ऐसा भी था कि वास्तविकता में बंद करना एक विकल्प नहीं था उनका, कि बंद करना ऐसा कोई माइंड था, पर सिचुएशंस ऐसी बन गई थी। हम भी एक छोटी सी सिटी में बैठे हैं, तो मुझे वो चीज़ एक अपॉर्चुनिटीज के रूप में मिली। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो आई है, पर क्या प्रॉब्लम्स आई है तो उस प्रॉब्लम्स में हमने एक अपॉर्चुनिटीज के रूप में उसको देखा कि यार अपन जहाँ बैठे हैं, लोगों को शुरुआती दौर में मुझे याद है कोविड जब आया था तो 5-7 दिन हमारा भी एक तरीके से बंद जैसा ही था माहौल, कि चीज़ें हमें थोड़ी सी वाइंड अप करनी पड़ी, पर सोचना पड़ा, क्योंकि अपन हमें तो 7 दिन बाद में अपना आपको कैसे सर्वाइव करना है, वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही थी। यार सब कुछ बंद हो गया तो वहाँ का रेंट है, जहाँ हमारी स्टेबल्स फैक्ट्री छोटा सा यूनिट था, कि वो चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। तो मैंने उसको एक अवसर के रूप में देखा, और हमारे गांव के पास आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थी, या उन लोगों को हमने क्या किया, हमारे साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। हम उसके घर पे ही जाके मास्क की कटिंग उनको दे देते थे और बना के उनसे ले आते थे। तो छोटे से स्तर पे कोविड में हमने एक नया शुरू किया कि क्या हम घर से भी काम किसी को देख के करवाया जा सकता आप है। भी वर्क फ्रॉम होम कोविड में स्टार्ट कर चुके थे? बिल्कुल, वो एक ऐसा था कि वर्क फ्रॉम होम का शायद आज बूम भी उसी की वजह से आया है। हाँ। कोविड के बाद ही सारी चीजें हुई है। तो हमने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मास्क की कटिंग देके वहीं पे उनसे बनवा के घर से लेके आते थे, और आसपास में छोटे छोटे एनजीओ को हमने टाई अप किया कि भैया, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि हमारे पास कपड़ा रखा हुआ था, और जो चीज़ें बन पा रही थी कि कहीं सोसाइटी में हम लोगों को सपोर्ट कर सके। शुरुआती दौर में मुझे आज भी याद है, जितने भी हमने मास्क बनाए थे वो कहीं ना कहीं हमारे गांव के आसपास के क्षेत्र में हमने निःशुल्क वितरण किए थे, कि हमारे आसपास के गांवों में सुरक्षा के जो, क्योंकि गवर्नमेंट का खूब चल रहा था उस टाइम में कि मास्क का बहुत जरूरी है पहनना, तो वो हमने निःशुल्क वितरण किया था काफी स्तर पे। तो फिर जब कुछ समय के बाद 10 दिन 15 दिन निकले तो लगा यार कि अपना स्टॉक भी खत्म हो रहा है, इसको अपन कैसे सर्वाइव करेंगे। मतलब होता है ना बिजनेस माइंड ऑफ पर्पस से कि अपन भी धंधा लेके बैठे हैं, आखिरी में अपन को अपना भी देखना है, हो गई सेवा बहुत सारी, वो जरूरी था। तो फिर हम, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है CSC,
कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो करीब करीब 6 लाख पॉइंट्स उनके गाँव में बैठे हैं, जहाँ गवर्नमेंट्स की G2C B2C सर्विसेज को वो करता है। शायद वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क इसको कहा जा सकता है, CSC को। गवर्नमेंट के बड़े टेंडर यही देख रहा है हाँ, अभी। गवर्नमेंट्स के जो सर्विसेज का काम होता है, आम नागरिक की जो फुल प्रिंट है कि उसको उसके गांव में ही उसको सर्विस मिल जाए, गवर्नमेंट की सारी CSC स्कीम्स का दिखता है। फायदा मिल जाए, तो मैं उससे पहले से ही जुड़ा हुआ था। ओके। तो मैंने CSC को भी एक अवसर के रूप में देखा। मैंने कहा यार, इस नेटवर्क को अभी काम में नहीं लिया तो फिर इसका क्या मतलब। तो CSC में हमारा एक CSC ग्रामीण स्टोर के नाम से एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, जिसमें कोविड के समय ही वो शुरू हुआ था। वो भी CSC ग्रामीण स्टोर कोविड के समय ही शुरू हुआ कि गांव के लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं उनके गांव में कैसे डिलीवर्ड की जा सकती है CSC के माध्यम से, हमारे VLE बाई के नेटवर्क के माध्यम से। तो हमने CSC पे अपने जो मार्क्स हैं ऑनबोर्ड किए, और जैसे ही हमने मार्क्स वहाँ पे ऑनबोर्ड किए, तो जो हमारे 6 लाख लोग हमारे साथी है VLE भाई, उन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि भैया हमारे पास ऑर्डर्स है, क्या आप फुलफिल कर पाओगे। तो हमने CSC के नेटवर्क के माध्यम से मार्क्स बनाना शुरू किया, और उस मार्क्स को अपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, क्योंकि वही एक चाह रहा था उस टाइम, क्योंकि हमारे जो VLE का नेटवर्क है वो शहरी क्षेत्र के बजाय ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। हाँ। तो प्राइवेट कंपनियां वहां तक नहीं पहुंच पाती है, मतलब उनका वहाँ नेटवर्क नहीं है। तो हमने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमारे जो ये मार्क्स है पूरे इंडिया में करीब करीब कोविड के समय ज़्यादा नहीं तो 5 लाख से ज़्यादा मार्क्स हमने बनाकर इस CSC ग्रामीण स्टोर के माध्यम से हमारे VLE बाई के थ्रू आम नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास किया। सर, जब आपका बिजनेस बना, मास बने, मार्केट में अच्छा नाम हुआ, 7,000 से बिजनेस स्टार्ट होकर 2 करोड़ तक, 1.5 करोड़ तक आप लेके गए, इसके बीच में आपको सबसे बड़ा क्या आपको लगा कि भाई मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं डगमगा रहा हूँ, या मैं कहीं ना कहीं डगमगा सकता हूँ? क्या वो टेक्निकल इशू था, या वो आपकी स्टडी का कहीं ना कहीं कमी थी कि भाई मैं 12th तक ही पढ़ा, काश अगर मैं कुछ बिजनेस की पढ़ाई करता तो जिस धंधे को बनाने में मुझे 2 साल 4 साल लगे उसको मैं 2 महीने के कम समय में, या 6 महीने के कम समय, या साल भर के कम समय में बना था। तो 2 करोड़ तक का बिजनेस बनाने में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? निखिल जी, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब मैं गांव से निकल के आया और जब शहर वाले लोगों के बीच में अपने आप को रखा, प्रेजेंट किया, तो उस समय मुझे थोड़ा सा झिझक थी ज़रूर कि यार मेरी पढ़ाई कम है, क्या मैं इन लोगों के बीच में अपने आप को स्टेबल्स कर पाऊंगा क्या। उस समय ज़रूर एक वो थोड़ी सी मुझे झिझक भी थी और प्रॉब्लम्स भी आई थी, क्योंकि मुझे तो हिंदी भी नहीं आता था अच्छे से, मैं तो गाँव से आया था, तो मारवाड़ी में सारी चीज़ें करते थे, बातें करते थे। तो धीरे धीरे हिंदी का मैंने अच्छे से सीखी। तो उस समय ज़रूर मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई मेरे बिजनेस में एक विरोधक बन सकती है, पर वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हम लोग हैं, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हम एक पार्ट मान के चलते हैं कि एक लाइफ का पार्ट है। तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं करता है, ये अपने को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करता है चीज़ें। ये जो प्रॉब्लम्स है, आने वाली सिचुएशंस है, इससे हमने इसको एक पार्ट माना कि ये चीज़ जब तक नहीं आएगी शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो हमारे रास्ते में आने वाली चीज़ों को हमने इसको अवसर के रूप में देखा, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आएगी हम उससे फाइट करेंगे तो हम नेक्स्ट जाएंगे। अगर हम उनसे फाइट ही नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट नहीं हो सकता, हम वहीं उलझे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स थी, पर हमने उसको पार लगाया, और जो 7,000 से लेके जो 2 करोड़ के टर्नओवर की आप बात करो, वो कोविड के समय तक हमारा करीब करीब कोविड का जब खत्म हुआ था तो 2 CR का हमारा टर्नओवर हो गया। लास्ट ईयर हमारा टर्नओवर 10 CR के आसपास रहा है करीब करीब। तो वो हमारा जो लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, जो हमारा CSC ग्रामीण स्टोर का नेटवर्क है, जो हमने पैन इंडिया में ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पहुंच बनाई है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। क्योंकि शहरों में डिलीवरी देना करना वो बड़ी बात नहीं होती थी, बहुत इजी टास्क है। हमने जो हमारा मार्केट ही ग्रामीण क्षेत्र को रखा कि यार बड़े बड़े लोगों की, कंपनियों की नज़र सिर्फ मेट्रो सिटी तक थी या डिस्ट्रिक्ट पॉइंट तक होती है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, पर हमारे विजन में उसको हमने साइड में रखा, हमने ए प्लान हमारा ग्रामीण क्षेत्र को रखा। क्योंकि इंडिया की बात करूँ तो ज़्यादा पॉपुलेशन कहीं ना कहीं गाँवों में निवास करती है, तो सबसे बड़ा इंडिया में जो मार्केट है वो ग्रामीण क्षेत्र ही है।
तो आज तो बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ना झुक शुरू गई हो है, चुकी हाँ है पॉइंट है सर। और निकल पड़ी है। पर हम्म, हम ये चीज 4 साल पहले कर चुके थे कि हमने ग्रामीण क्षेत्र को ही अपना बिजनेस पॉइंट बनाया, उन लोगों तक हमें पहुंचना था, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स होगी उतना ही बड़ा बिजनेस बनने के चांसेस होते हैं। तो सर जो ज्यादा प्रॉब्लम्स थी वो गाँव में थी, तो हमने वहां पहुंचने का प्रयास किया। ठीक है, एआई सर बहुत आ रहा है, आने वाले टाइम में बहुत सारी मशीनें एआई रिप्लेस कर देगा, एआई टूल्स बन रहे हैं। आपके बिजनेस में आपको कहीं भी लग रहा है डर, आज लगा या आने वाले कुछ टाइम में आपको डर सताएगा कि एआई कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में महिलाओं को जितना मैं रोजगार दे पा रहा हूँ उतना किसी एआई मशीनरी के द्वारा या टेक्नोलॉजी के द्वारा उतनी महिलाओं को मैं फिर रोजगार नहीं दे पाऊंगा? इस पर आपका क्या विजन लेके चल रहे हैं सर? आपका कहना सही है, क्योंकि जैसे एआई है या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो एक मशीन कहीं ना कहीं 10 लोगों का काम एक साथ ही कर देती है। हम्म, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई या बाकी चीजें कम कर देती है, पर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी उससे थोड़ा सा बहुत गिर रहा डाउन है। होता जा रहा है। तो हमारे इस पूरे बिजनेस की हमारी जो पहचान रही है वही कहीं ना कहीं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना रही है, क्योंकि हमारी जो कंपनी की शुरुआत का जो मिशन विजन है वो यही है कि हम कैसे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनके ही गांव में पहुंच के उनको ऐसी कोई स्किलिंग सिखाए, ऐसी कोई ट्रेनिंग दे कि उनसे फिर हम कोई प्रोडक्शंस करवा सके और काम करवा सके। तो इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो मकसद है, जो एआई है या टेक्नोलॉजी जो आ रही है, हम उनका स्वागत भी करते हैं और उनका इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी से कंपटीशंस करना है, बाकी चीज़ें करनी है, तो वो करना पड़ेगा। पर जो हमारा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने का जो हमारा विज़न रहा है वो पीछे नहीं रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे और इस बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं उस चीज़ों पे भी हम काम करेंगे। तो वो इसका पार्ट है हमारा। ऐसा नहीं है कि हम एआई को या टेक्नोलॉजी को, क्योंकि जब तक इनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने आप को बड़ा रूप देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारा पार्ट है कि हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, हमारी जो एडमिन टीम है, हमारी मार्केटिंग टीम है, उन सबको भी हम इसमें माहिर करने का प्रयास करेंगे, उनको ट्रेनिंग दिलवाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और अपनी कंपनी को और कैसे उसका विस्तार किया जाए, उस पर काम करेंगे। आपका जो स्टोर है इसको दर्जी ऑनलाइन को अगर आज की सेल से आपको 10x सेल करनी है, 10x की तरफ ग्रो करना है, तो ऐसी कौन से आपको मेजर चेंजेस हैं जो आज आपको लग रहे हैं कि मेरे को ये करने पड़ेंगे आने वाले कुछ महीनों में? सालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ महीनों में 10x अगर आपको सेल पहुंचानी है, क्या मेजर चेंजेस आप करना चाहेंगे? इसमें देखो, जो हमारा दर्जी ऑनलाइन जो कंसेप्ट है उसमें ऑल टाइप गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का हम काम करते हैं, जिसमें मेजर्स स्कूल यूनिफॉर्म, क्योंकि इंडिया में बात करें तो एक स्कूल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अपना इंडिया इतना बड़ा है कि कोई भी बिजनेस करो तो शायद पूरे पैन इंडिया को लेके अपना विजन किसी पॉइंट बिजनेस है। को शुरू करें तो वो शायद कम चांसेस है कि वो सक्सेस ना हो। हम्म, पर लोग क्या करते हैं, छोटी जगह से शुरू करते हैं, उनका टारगेट ही कहीं ना कहीं वहीं तक सीमित होता है। हमने पूरे भारत को अपना मार्केट माना है, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे भारत में है। एक स्कूल यूनिफॉर्म ऐसा सेगमेंट है जो आने वाले वर्षों तक खत्म ही नहीं हुआ खत्म सर, नहीं हो सकता, वो ग्रो स्टार्टिंग ही कर वहीं रहा से है। हो रही है। हाँ, तो एक स्कूल यूनिफॉर्म की जो क्वांटिटी है लाखों में करोड़ों में अपने को हर साल चाहिए होती है, कि हर साल बननी है, हर साल वो काम में आती है। तो हमारा नेटवर्किंग जो हमारा है उसको और हम कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, कि हम हमारे खुद के दर्जी ऑनलाइन के 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का हमारा टारगेट है, कि हम पैन इंडिया नई 10,000 महिलाओं को हमारे साथ जोड़ेंगे और उनको स्कूल यूनिफॉर्म की डिस्ट्रीब्यूटरशिप का उनके ही गांव में पॉइंट देंगे, कि वो वहां से अपने गांव की सरकारी या प्राइवेट स्कूल्स का ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकती है। और वहीं पे हमारा जो एक फुलफिलमेंट। दर्जी ऑनलाइन ई स्टोर ऐप है, वहां पे वो ऑर्डर्स प्लेस करके हमसे वो यूनिफॉर्म बनवा के अपने ही गांव में मंगवा के एक एंटरप्रेन्योर भी बन जाएगी महिला, और उसको उसके ही गांव में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हमारा विजन ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ना और उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना, तो वो हमारा पार्ट रहा है। तो वो हमारा एक विजन है कि हम करीब करीब 10,000 महिलाओं को हमारे साथ जोड़ेंगे, उनको वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर देंगे और पैन इंडिया नेटवर्क हम हमारा फैलाएंगे। सर जब मोदी जी ने मन की बात में आपका जिक्र किया
आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपका रिएक्शन से मैटर ज्यादा करता है कहीं ना कहीं माता पिता का रिएक्शन। उनके मन में जो डर थे वो शायद वहां पे खत्म हुए होंगे कि कुछ हो पाएगा या कुछ नहीं हो पाएगा, वो डर एक सीमा के बाद वहां पे खत्म हो चुका है। आपका रिएक्शन और परिवार का रिएक्शन उस टाइम क्या था? देखो, जो पिताजी का रिएक्शन की वो बात करूं, क्योंकि बिजनेस करते वक्त पहले की मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। जब हमने बिजनेस शुरू किया या चीजें करी, तो पिताजी को बिजनेस का भी नहीं आता था, हमें भी नहीं आता था। जब हमने शुरू किया था तो उन्होंने बोला, बेटा ऐसा है, जैसे तुम्हें करना है वो तुम्हें ही करना है, क्योंकि इसके बारे में मुझे ना तो पता है ना मेरे भाइयों को पता था। तो उन्होंने मुझे कभी टोका नहीं किसी भी काम के लिए। तो मेरी और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि यार मुझे कोई कहने वाला नहीं है, तो मुझे और ज्यादा जिम्मेदारी से अपने काम को करना पड़ेगा। तो वो चीजें थी। जब संडे का दिन था, जैसे आपने बताया था 22 अक्टूबर, जब 92वें एपिसोड में जिक्र हुआ, तो मुझे नहीं पता था। मैं उस टाइम मैं उदयपुर में था, उदयपुर में बैठा था। किसी काम से मैं उदयपुर गया हुआ था 4-5 दिन से। तो संडे का दिन था, मैं अपने काम में लगा हुआ था, संडे पे कुछ काम कर रहा था। तो गांव से किसी का फोन आया कि भैया आज तुम टीवी में छा रहे हो यार। मैंने कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो ऐसा क्या किया जो टीवी में। मैं डर सा गया था कि यार अपन ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि उसने पूरी बात नहीं बताई थी। तो मैंने कहा यार क्या बात क्या हुई है वो बता भाई, क्या कहना चाह रहा है तू। तो बोला यार तेरा तो आज मोदी जी ने जिक्र किया। मैंने कहा हो ही नहीं सकता यार, कैसे। तो क्योंकि हमें दूर दूर तक हमें ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसका एहसास भी मेरे को नहीं था। एक दिन पहले रिपोर्टर ने मुझे डरा के रख रखा था, क्योंकि जब मोदी जी ने जिक्र किया 22 अक्टूबर, तो रात को एक किसी न्यूज रिपोर्टर का मेरे पास जरूर कॉल आया था कि आपके लिए कल कोई बड़ा दिन हो सकता है। पर उसने ये नहीं बताया था कि मोदी जी आपकी बात का जिक्र करेंगे या आपकी स्टोरी को बताएंगे। तो वैसे ही मैं रात भर टेंशन में था यार कि ये बोल रहा है कुछ बड़ा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे रात भर से टेंशन थी। और सुबह उसने फिर कॉल किया कि भैया तो टीवी में आ रहा है। तो पहला रिएक्शन तो मुझे डर ही था यार कि ऐसा क्या हो गया जो मैं टीवी में आ गया। छोटे से गांव का एक डर कहीं ना कहीं रहता है कि यार पॉइंट साहब। हो सकता है कि यार ऐसा अपन ने तो कुछ किया नहीं है, पर टीवी में आने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण। जब फिर उसने मुझे लिंक भेजा उसका कि भैया तू मोदी जी के मन की बात प्रोग्राम में तेरा जिक्र किया जा रहा है, तो फिर मैंने मेरे लैपटॉप के खोल के देखा। तो कुछ देर तक के लिए तो मुझे भी अपने आप को आंखें नम, क्या मैं सोच ही नहीं पा रहा था यार कि ऐसा भी हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री एक छोटे से गांव में काम करने वाले की बात का जिक्र कर रहा है। तो तब मुझे लगा यार कि ये डिजिटल इंडिया है, यहाँ कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो डिजिटल इंडिया की ताकत थी। क्योंकि शुरू से मेरा रहा है कि जिन कामों को हम करते हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो वो हाँ कैसे मोदी जी तक ये बात पहुंची हमें उसका आइडिया नहीं है, पर डिजिटल इंडिया की तो पता ताकत चल गया होगा। हाँ बिल्कुल, वो डिजिटल इंडिया की ताकत का फिर हमें पता लगा कि चीजें होती है जो कहते हैं ना कि हम कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो वो शायद आज नहीं, कल नहीं, परसों आने वाले दिनों में वो आपके लिए अच्छी चीज होगी। तो वो हमारे लिए, मेरे लिए शायद वो सबसे बड़ा दिन था। माता पिता का क्या रिएक्शन था? माता पिता का इंफॉर्मेशन हुई कि ऐसा कुछ बड़ा पीछे चल रहा है, उनका बात का क्या रिएक्शन था? क्योंकि मैं तो उदयपुर बैठा था। हाँ। तो फिर जो लोगों ने मुझे कॉल किया था उन्होंने भी कहीं ना कहीं माता पिता को भी बता दिया, मेरे जो भैया वगैरह है उनको भी बता दिया। तो हमारी जो पूरी टीम थी उन्होंने भी उस पूरे एपिसोड को हमारी फैक्ट्री में बड़ी स्क्रीन पे उसको व्यू किया, देखा। तो वो सिर्फ मेरा अपना जश्न नहीं था, क्योंकि वो एक हमारी पूरी टीम का जश्न था। सर वो खुशी मैं आज फील कर पा रहा हूँ आपके चेहरे पे, जो उस दिन की खुशी थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ एक मेरे अकेले की चीज नहीं थी ना, या मेरी अकेले की सफलता नहीं कह सकता, वो मेरे परिवार की, मेरे साथ जुड़े हुए प्रत्येक पूरी महिलाएं, हर व्यक्ति वो जिसने मुझे सपोर्ट किया। यहाँ तक कि हमारा जो कस्टमर्स रेंज था, जिन्होंने हमें सपोर्ट करते थे, वो भी एक खुशी के माहौल में थे उस दिन। कि लोगों के कॉल आ रहे थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मतलब इतने कॉल आए कि पूछो। तो एक अलग ही खुशी थी कि वो शायद मेरे अभी तक का सबसे बड़ा दिन रहा था। सर उस दिन से लेकर आज तक आपके जीवन में क्या बदला? जीवन में क्या बदला? बिजनेस तो सर पूरा बदल गया, 2 CR से 10 CR पे अपन पहुंच गए, वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है सर। अजमेर जैसे शहर में रहकर जो भी बंदा गांव से निकल के आ रहा है
मिनिमम 12th करने के बाद। पर आपकी पर्सनल लाइफ में उसके बाद क्या चेंजेस आए? देखो, शुरू से मेरा क्योंकि परिवार में मैं छोटा रहा हूँ, चीज़ों को मैंने जो प्रॉब्लम्स है या परेशानी है उसको बहुत करीब से देखा है। तो मुझे उस दिन के बाद लगा कि यार जीवन जो है बहुत अनमोल है, एक बार आ गया। जो अपने परिवार ने जो पुरानी प्रॉब्लम्स परेशानियां झेली है, कि समय के साथ अपने आप को डेवलप करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने अपने परिवार के साथ मिलके कई सारी चीज़ों की प्लानिंग करी है कि हम आने वाले वर्षों में कैसे अपने परिवार को भी मजबूत करेंगे, अपने साथ जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, जो मैं अपने लिए सोचता हूँ, वो मैं सबसे पहला पॉइंट मेरा परिवार होता है। परिवार के बाद मेरे साथ जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ मैं वही चीज़ फील करता हूँ जो मैं अपने लिए सोचता हूँ। तो मैं मेरी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो बहुत कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से ज़्यादा अपने परिवार के प्रति और अपने से जुड़े हुए जो हमारे जो महिलाएं हैं या जो परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं जहां अपने आप को देखता हूं, मैं उन सबको मेरे पीछे वहां देखना चाहता हूं। तो अभी संघर्ष एक लंबा है मेरे जीवन का, कि मुझे अभी चीज़ों को, कई सारी चीज़ों को बहुत आगे लेके जाना है। तो जीवन में बदलाव देखे हैं और बहुत अच्छा महसूस भी होता है कि कहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था और आज कहाँ बैठे हैं। पर हमारे माइंड में कुछ आने वाले फ्यूचर्स की प्लानिंग मानो, या फिर और लोगों को हमारे विजन। साथ जोड़ने के जो विजन्स हैं, वो हमें अभी अपने आप को फुलफिल नहीं करते, क्योंकि हमारे सामने अभी सफ़र बहुत लंबा है, कि हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। आप फ्यूचर विजन की बात कर रहे हैं, आने वाले 5 सालों में आपका फ्यूचर को लेकर क्या विजन है? किस विजन से आप चल रहे हैं आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में? अब जैसे मैंने आपको बताया था, दर्जी ऑनलाइन हमारा वोकल फॉर लोकल्स के लिए इंडिया में जाना जाता है। हाँ। कि जो मोदी जी का, सरकार का नारा था कि वोकल फॉर लोकल्स, उस कंसेप्ट पे हमने काम किया है, जमीनी स्तर पे काम किया है। उसी वजह से कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया की ताकत से, और लोग, मोदी जी को भी पता चला कि ऐसी कोई छोटी छोटी कंपनियां भी इंडिया में काम कर रही है। तो वोकल फॉर लोकल्स के कंसेप्ट को हमने इंडिया में फुलफिल किया है। तो अब हमारा विजन बनता है लोकल टू ग्लोबल। तो हमने 2023 अगस्त में एक कंपनी बनाई है जिसका नाम ही लोकल टू ग्लोबल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें हमारा विजन है कि मेरे जैसे युवा, अ, हो सकता है मोदी जी ने अपने मन की बात में मेरा जिक्र किया, मुझे ग्रीन टिक मिल गया, एक तरीके से होता है ना कि वेरीफाइड हो गया। तो आज लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें भी प्रपोजल आते हैं, हम भी लोगों को प्रपोजल भेजते हैं, तो एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि जो मुझे ये मौका मिला है, और मेरे जैसे युवाओं को किसी को ये मौका नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारणवश, तो उन लोगों को हम हमारे साथ जोड़ते हैं। उनका जो भी प्रोडक्ट्स होता है, तो लोकल टू ग्लोबल के विजन के माध्यम से हमारा है कि लोगों को चीज़ों को कैसे हम बाहर पहुंचाया जाए, कि जो वो सिर्फ अपने गांव में चीज़ों को कर रहा है, क्या मैं मेरे नेटवर्क के जरिए उनकी चीज़ों को पूरे इंडिया में लेके जा सकता हूँ। और लास्ट ईयर लोकल टू ग्लोबल हमने कंपनी का नाम तो रख दिया था, पर नहीं पता था कि हम कैसे इसमें काम करेंगे। और अब थोड़ा सा हम चीज़ों को सीख गए, तो पिछली बार ही हमने लोकल टू ग्लोबल के विजन को पूरा कर दिया। यूएस की कंपनी के साथ एक हमने टाई अप किया है, एग्रीमेंट किया है। और मतलब जोधपुर के पास में फ्लोदी जैसे छोटे से क्षेत्र से अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है फ्लोदी, पर वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को हमने 7 समुंदर पार अमेरिका तक हम लेके गए हैं उन प्रोडक्ट्स को। तो अब हमारा विजन क्लियर है, बिल्कुल साफ, कि हमें बहुत कुछ बड़ा करना है, पर वो अकेले नहीं करना है, हमारे साथ जुड़े लोगों के साथ मिलकर करना है। जिन युवाओं को अपना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, पर किसी भी कारणवश उनको मार्केट में थोड़ी सी कुछ तकलीफ आ रही है, तो हम उनको अपने साथ जोड़ते हैं। उनके प्रोडक्ट को हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क के जरिए कैसे हम उनके प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में लेके जा सकते हैं, या जहाँ जहाँ हमारा नेटवर्क है कैसे इस लोकल टू ग्लोबल मार्ट के माध्यम से लेके जा सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे कोई ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, हम पूरा पूरा प्रयास करते हैं कि उसके प्रोडक्ट को हमारे नेटवर्क के माध्यम से एक अच्छे लार्ज नंबर के साथ उसका बिजनेस कर सके, ताकि उनको भी उनके जो विजन है, उनका एम्प्लॉयमेंट जो उन्होंने शुरू किया है अपना रोजगार, वो भी सफल हो सके। हमारी जो कंपनी का विजन है लोकल टू ग्लोबल, कहीं ना कहीं वो भी साकार हो सके। तो उसके साथ हम काम कर रहे हैं। भैया आपके हिसाब से बिजनेस के, एक सक्सेसफुल बिजनेस के 3 कौन से मेन पिलर हो सकते हैं सर?
देखो ऐसे तो सक्सेसफुल बिजनेस का जो मैंने ऑब्जर्व किया है अभी तक, कई सारी चीजें हैं। एक तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे किसी भी सेक्टर्स का हो, आपको पूरी मजबूती से उसमें लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं आधा अधूरा नहीं लगना है, किसी भी काम में लगना है, पूरी मजबूती से लगना है। और फिर हर समय अपने दिमाग में वही चीजें घूमती रहनी चाहिए कि मैं मेरे बिजनेस को कैसे आगे लेके जाऊंगा। और एक अपने को भारत, अपना जो देश है बहुत बड़ा देश है, तो जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो सिर्फ एरिया तक सीमित नहीं रहना। अभी डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो शुरू के वक्त से ही अपना जो मार्केट आप विजन करते हो वो कहीं ना कहीं अपने को पूरे भारत को या पूरे ग्लोबली अपने को दिमाग में रखना चाहिए। तो एक नेटवर्क, क्योंकि मैंने देखा है अभी भी मेरे, आप फोन में देखोगे तो करीब करीब 15,000 से लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर सेव है। क्योंकि बिजनेस का एक तो जैसे कहा कि मैंने कि किसी भी चीज में लगो मजबूती से लगो, दूसरा नेटवर्क, अपने को जितना बड़ा अपन नेटवर्क क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा। बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भैया जो स्मॉल टाउन जैसे आप निकले, वहाँ से अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उनको मेजर मोटिवेशन के लिए आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपने छोटे भाई समझकर अपने गांव के वासियों को? कुछ मारवाड़ी भाषा में, कुछ राजस्थानी भाषा में, कुछ हिंदी भाषा में क्या बोलना चाहेंगे? भाई देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होता है कि भैया अपन ने कुछ सोच लिया है तो उसको सफल करना है, ये अपना पहला कर्तव्य बन जाता है। भाई या तो सोचो मत, अगर किसी काम को आपने सोच लिया है तो उसको पार लगाने की अपनी वो होनी चाहिए कि वो जज्बा होना चाहिए अपने अंदर। और अगर जज्बा है कुछ करने का तो कुछ मैटर्स नहीं करता, एजुकेशन मैटर्स नहीं करती, फाइनेंशियल्स मैटर्स नहीं करते, आपका नेटवर्क मैटर्स नहीं करता है। अगर आपके अंदर जज्बा आपने बना लिया है तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई भी ताकत उसको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि वो जज्बा ही अपना आप को आगे बढ़ाता है। तो कभी भी अपना जज्बा, जुनून जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। वो एज भी मैटर नहीं करती उसमें, हमने हो सकता है कम समय में या थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया था। क्योंकि जब मैं बिजनेस करने जाता था, लोगों से मिलता था तो मुझे पूछते थे तुम्हारे पापा का बिजनेस है क्या है, क्योंकि करीब करीब 18-19 साल की उम्र में हम इन चीजों में आ गए थे। तो कोई भी चीजें मैटर नहीं करती, वो जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा अपने अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत अपने को सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। आपको क्या लगता है कि डिग्री होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, या स्किल्स मैटर करती है? अब जैसे डिग्री की बात करो तो मेरे पास तो 12th तक की डिग्री है, और आज तक वो डिग्री कभी काम में आई नहीं मेरे। मतलब ना 10th की डिग्री कहीं काम में आई ना 12th की आई, क्योंकि बिजनेस में डिग्री का कोई महत्व नहीं है। और मैं उस चीज़ों को मानता भी हूँ, क्योंकि हमारे पास भी जो लोग आते हैं, कोई बीटेक करके आता है, कोई मार्केटिंग के लिए आता है, कोई एडमिन टीम के लिए आता है, तो हम डिग्री को प्राथमिकता नहीं देते। ठीक है, वो एक एजुकेशन का पार्ट है, वो होना भी जरूरी है, उनसे कई सारी चीजें सीखने को मिलती है, वो उसके जीवन में बाद में काम में आने वाली चीज है। पर जो शुरुआती दौर पे होता है वो स्किल्स ही एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जा सकती है। आपको क्या लगता है फेलियर जब किसी इंसान को मिलती है किसी बिजनेस में, तो वो उसका एक सबसे बड़ा टीचर के रूप में काम करती है, या स्टार्टिंग से ही जो बिजनेस सक्सेसफुल करता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं उसमें घमंड आ जाता है? तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करके चले? फेलियर तो देखो एक पार्ट है ये लाइफ का, कि अपन अगर 10 के 10 काम कर रहे हैं मतलब तो हाँ, ये था कि फेलियर एक वार्निंग है, या आप इसको एक टीचर के रूप में, टीचिंग के रूप में देखते हैं? वैसे मैं इसको टीचिंग के रूप में देखता हूँ, क्योंकि जब तक आप किसी चीज में फेल नहीं होते या उससे फाइट नहीं करते हो तब तक आप कुछ नया नहीं सीख पाते। तो कई बार हमारे काम के दौरान कहीं ऐसे दौर आए या ऐसी कहीं तकलीफें आई जिससे मुझे सीखने को भी मिला चीजें। क्योंकि होता है बिजनेस में पेमेंट साइकिलिंग, क्योंकि हमने छोटे अमाउंट से बिजनेस को शुरू किया था, तो आप मान सकते हो कि 7,000 का माल लेके आया मैंने, 2 दिन में बना के दे दिया, अब 15 दिन तक पेमेंट्स नहीं आ रहा, मैं कैसे अपने आप को मैनेज करूं। कई बार दौर ऐसे आए कि साला दिमाग में आया कि यार क्या किया जाए। मतलब शुरुआती दौर में, मतलब मेरा भाई जहाँ जॉब करता था वहां से इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे रन करना पड़ा 6 महीने साल भर तक, ऐसी कहीं तकलीफें आई। पर क्योंकि विजन क्लियर था कि यार मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस लाइन में मैं आया हूं तो इसको मतलब पार लगाना है, नहीं तो घर वालों की जो मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं या जो
जो कि फेलियर शब्द जो बना है, इससे कहीं ना कहीं आजकल के जो युवा है, कोई चीज करते हैं वो फेल हो गई तो अपने आप को फेलियर मान लेते हैं, जबकि जो ये फेलियर जो चीज बनी है ये अपने को कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए बनी है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को करोगे नहीं, फेल कैसे होगे या पास कैसे होगे? तो अगर फेल हुआ हो या पास हुआ हो कोई चीज से, तो चीजें सीखने को मिलती है। किसी चीज में अपन फेल हो गए तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें खत्म सी हो गई है, फिर से अपने को शुरू करना चाहिए। हम भी कई बार तकलीफों में आए, परेशानियों में आए, पर चीजों को बंद नहीं किया, वाइंड अप नहीं किया। ठीक है, किसी समय तक एक प्रॉब्लम आई, हमने उसका सॉल्यूशंस कैसे निकाला जा सकता है, उसको समय दिया, उसको टाइम दिया कि इस चीजों को कैसे मैनेज करना है। तो अपने आप को कई बार अपन ने रोका कि कुछ प्रॉब्लम्स आई तो अपने आप को रोका, थोड़ा संयम रखा, फिर वापस शुरुआत करी, फिर तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों में आगे बढ़े। सर, इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में 3 ऐसे मेजर चेंजेस आप क्या करवाना चाहेंगे गवर्नमेंट के साथ मिलके, कभी आपको मौका मिलता है, जो बिजनेस की तरफ ज्यादा पुश कर रहे हो, बिल्कुल, देखो जो अभी वीक हो? हाँ, देखो गवर्नमेंट्स ने अपने लेवल पे कई सारे प्रयास किए हैं कि बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। तो गवर्नमेंट समय समय पे अपने लेवल्स पे कई सारी चीज़ें कर रही है, जैसे स्टार्टअप आया, उसके बाद देखते हैं कि अपन खूब सारे बिजनेस बने हैं। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की बात करूँ तो आई स्टार्टअप ऐसी एक स्कीम से, तो लोगों को पता नहीं है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स निकाल रखी है, कई सारी चीजें कर रखी है, पर अवेयरनेस की थोड़ी कहीं ना कहीं कमी है। तो मुझे लगता है कि स्कूल टाइमिंग के समय से ही गवर्नमेंट्स को कुछ ऐसा सिस्टम या माध्यम करना चाहिए कि उसी समय से उनको एक तो गवर्नमेंट्स की जितनी स्कीम्स हैं उसके बारे में पढ़ाया जाए, या स्कूल्स के समय से ही बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाए। क्योंकि मैटर्स स्किल्स करती है। अगर मैं कहता हूँ 15 साल के बाद में किसी चीज़ों को अपन ने जिस चीज़ ने जिसको डेवलप कर लिया है वो उसी चीज़ में आगे बढ़ेगा। तो 15-16 साल की एज से ही, स्कूल्स के समय से ही कहीं ना कहीं बिजनेस माइंड अपने को क्रिएट करना चाहिए। वो एक स्कूलिंग सबसे बड़ा माध्यम है, स्कूल्स कॉलेजेस, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को कोई ऐसा इनिशिएटिव लेके आना चाहिए ताकि पढ़ाई के दौरान ही उनको बिजनेस का पूरा माइंड सेटअप कर दिया जाए। आपको क्या लगता है लोकल लेवल पर गवर्नमेंट कितनी ज्यादा इफेक्टिव हो रही है अपनी स्कीम्स को लेकर अभी? बिल्कुल कर रही है गवर्नमेंट्स। देखो गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे करती है, पर जिसको करना है उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट्स कोई एक कदम अपना उठा रही है कि हम ये करना चाहते हैं, तो सामने से चल के अपने को 3 कदम जाना पड़ेगा या 5 कदम जाना पड़ेगा कि भैया आपने 1 कदम बढ़ाया, हम 5 कदम बढ़ाएंगे। तो गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, स्टार्टअप को भी सपोर्ट कर रही है, कई तरीके की मार्केटिंग में भी। सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम का अभी तक आपने सबसे ज्यादा लाभ उठाया है सर? अब स्कीम्स की बात कर रहे हैं तो इसके बीच में सर मेरा सवाल है कि कौन सी ऐसी स्कीम का आपने सबसे ज्यादा अभी तक लाभ उठा लिया है? मैं मेरे दर्जी ऑनलाइन या लोकल टू ग्लोबल में बात करूँ तो फाइनेंशियली हमने गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं लिया अभी तक। फाइनेंशियली सपोर्ट हमने नहीं लिया, पर आज डिजिटल इंडिया की अपन बात करते हैं, वो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। आज हम सीएससी ग्रामीण स्टोर से जुड़े, वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी एसपीवी है। सीएससी ग्रामीण स्टोर उसकी एसपीवी है। तो कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़ने के बाद ही अपने आप को ग्रो कर पाए हैं। तो चाहे वो नेटवर्किंग हो, फाइनेंशियली हो, कई तरीके के सपोर्ट गवर्नमेंट्स कर रही है। तो अपने आप को अवेयर रहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट्स की कौन सी ऐसी ऐसी स्कीमें चल रही है जिसमें मैं अपने आप को एलिजिबल के रूप में देखता हूँ, तो उसमें अपने आप को पार्टिसिपेशन करना चाहिए। देखो गवर्नमेंट्स किसी चीज में उनका एक क्राइटेरिया होता है, या वो एक नंबर तक ही किसी को सपोर्ट कर सकते हैं कि हमें 10 लोगों को सपोर्ट करना है, अगर 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें फिर वो क्राइटेरिया बना देते हैं। तो वो चीजें अपना आपको अगर उसके अनुरूप बनना है तो वो कई सारे फायदे मिलते हैं। तो कई लोगों को फायदा मिला भी है, वो आज बूम भी कर रहे हैं उस चीजों को। तो गवर्नमेंट्स का भी कहीं ना कहीं आज के दौर में बिजनेस को बहुत अच्छा बढ़ावा मिल रहा है। क्या आपकी नज़र में आज आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल इंसान हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि अभी हमारा जो सफ़र है वो कहीं ना कहीं और लंबा है, हमें बहुत आगे बढ़ना है। क्योंकि सफल मैं अपना आपको इसलिए भी नहीं कह सकता, हमने जो चीज़ें अभी तक देखी है वही हमने की है। क्योंकि करने के लिए तो अभी बहुत
बड़ा मैदान खाली पड़ा है अभी तो कि हमें बहुत सारी चीजें करनी है। पर ठीक है, जो पुरानी चीजों से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें सक्सेसफुल रहे हैं और पूरी तरीके से अपने आप को वहां तक सक्सेस का असली मतलब क्या है आपके हिसाब से फिर? सक्सेस का असली फुल जो जो हमारा एम था कि मैंने कोई विचार सोचा कि यार मुझे ये काम करना है और वहां तक मैं पहुंच गया तो मैं सफल ही हूँ। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो मेरे दिमाग में था कि यार मैं 10 लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, और आज मैं अगर 300 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता कह सकता हूँ उसको। कि यार बड़ी बड़ी कंपनियां रोजगार देती है, कुछ करती है, वो इतना अच्छे लेवल की पढ़ाई करके आते हैं, बाहर से पढ़ाई करके आते हैं, उसके बाद वो हजारों करोड़ों रुपए से अपना बिजनेस शुरू करते हैं। हमने छोटे से अमाउंट से शुरू किया, विदाउट फंडिंग शुरू किया, और आज हम इतने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। तो उसको मैं अपनी सफलता मानता हूँ कि मैं सही मायने में जितने लोगों को ज्यादा रोजगार दे पाऊंगा, मैं उतने अपने आप को सफल मानता हूँ। सर, जब आप सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं तब खुद को मोटिवेट करने के लिए कौन सा ऐसा मंत्र का यूज़ करते हैं, कौन से ऐसे कोट का यूज़ करते हैं जिसको आप फॉलो भी करते हुए चल रहे हैं? देखो, हम जिस लेवल पे आज बैठे हैं, जब भी डीमोटिवेट होते हैं, हम हमारी टीम को देखते हैं, हमारे साथ जुड़े लोगों को देखते हैं, हमारे साथ जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को देखते हैं। और क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स को, निचले स्तर की प्रॉब्लम्स को भी देखा है, तो वो प्रॉब्लम्स तो आज कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज जिस लेवल पे हम हैं, हमने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, और आज हम जहाँ पर भी पहुंचे हैं एक ठीक ठाक लेवल पे हैं। तो वो उस लेवल पे तो चीजें जा नहीं सकती। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का पार्ट है कि यार हमने तो जीरो से शुरू किया, और वही चीजें हमें रिस्क लेने की क्षमता मेरी बढ़ाती है कि यार मैं कुछ भी कर लूँ, उस लेवल पे नहीं जा सकता। क्योंकि जहां से मैंने शुरू किया, बिल्कुल जीरो से शुरू किया है, उससे नीचे तो क्या ही हाँ, होगा। तो हमारा मोटिवेशन वही है, और वही हमें रिस्क लेने के लिए अग्रसर करती है वो चीजें। आपका फेवरेट एंटरप्रेन्योर कौन है इंडिया में? किसको देख के आप ज़्यादा खुद में मोटिवेट होते हैं, किसको फॉलो करते हुए आप चल रहे हैं, किसकी तरह आपको बिजनेस बनाना है, किसका बिजनेस मॉडल आपको ज़्यादा पसंद है? देखो, ऐसे कई सारे अपने इंडिया में बिजनेसमैन इन्होंने जन्म लिया है, जिन्होंने जीरो से लेके आज ब्रॉड लेवल पे या इंटरनेशनल या क्या ग्लोबली बहुत बड़े नाम किए हैं। तो मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो उन्होंने किया है वो हमारे लिए प्रेरणा है, पर ऐसा नहीं है कि उससे बड़ा नहीं किया जा सकता। पॉइंट। तो मैं जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन अपने इंडिया का है, मैं सबको फॉलो करता हूँ, सबकी चीजें देखता हूँ। जैसे आज अनिल अग्रवाल जी, जो वेदांता जो चला रहे हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, आज वो किस लेवल पे बैठे हैं। और उनका भी, वो भले ही आज इंडिया से बाहर अपना सब कुछ कर रहे हैं, पर आज भी वो इंडिया से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से वो भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक, अनिल अग्रवाल जी को मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो भी जीरो से शुरू करके आज जहाँ पर भी पहुंचे हैं या जैसे भी चीजें कर रहे हैं, पर वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वो मेरे को मोटिवेट करती है चीजें। और हम भी जुड़े हुए हैं उसी सेक्टर में कि हम सोशल सेक्टर्स को कैसे टच कर सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सके, उनका किसी भी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में उनको फ़ायदा पहुंचा सके। तो हम उस चीज़ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैंने भी वेदांता के एक एम्प्लॉय के साथ पॉडकास्ट किया हुआ है, ओके। जो अनिल अग्रवाल जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर अभी उन्होंने वेदांता छोड़ के अपनी एक अलग पहचान बनाई है राजस्थान सरकार में। और अभी जयपुर में सबसे बड़े लेवल पे जो टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। ओके। वो भी कहीं ना कहीं अनिल जो वेदांता जी के ओनर है उनसे प्रभावित है। आपने अपने बिजनेस में अभी तक क्या ऐसी मिस्टेक करी है जिससे आप सीखे? गलती आपको क्या लगी थी कि अगर काश मैं ये गलती नहीं करता तो और अच्छा बिजनेस बना पाता? देखो निखिल जी, ऐसी तो कई सारी चीजें हुई है, पर मैं वो मैटर नहीं करती चीजें, क्योंकि ये तो देखो जीवन है, हर रोज कुछ ना कुछ अपने को सीखने को मिलता है, और कई सारी चीजें अपन सीखते हैं, कई सारी चीजें करते हैं। तो हर रोज हो सकता है छोटी छोटी गलतियां अपने से हो सकती है, पर ऐसी कोई मेजर्स हम उसको मैटर्स नहीं करते। हाँ, रोज एम्प्लॉय से भी कुछ हो सकता है, छोटी मोटी गलतियां हो, अपने से भी गलतियां हो सकती है। तो गलतियों से हमने कई सारी चीजें सीखी है कि छोटी छोटी चीजों को ठीक किया जा सकता है। ऐसी कोई गलती नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट में
थोड़ा सा, क्योंकि अपन बिल्कुल निचले लेवल से अपन रहे हैं, तो मैनेजमेंट हमारा थोड़ा सा बाकी बड़ी कंपनियों से कंपेयर करें तो हम थोड़ी सी उसमें ढिलास देते हैं। हमारे साथ जुड़े लोग हैं, चाहे हमारे साथ जुड़े एम्प्लॉयज हैं, काम करने वाले लोग हैं, हम उस तरीके से कंपेयर नहीं करते हैं उनको जो कॉरपोरेट में बैठे हैं। वो एक एक माइक्रो मैनेजमेंट पे वो काम करते हैं कि उनका 1 मिनट कहाँ पे जा रहा है उसका एम्प्लॉय का। तो क्योंकि हम जीरो से निकले हैं, जीरो से चीज़ों को कर रहे हैं, तो उस चीज़ों पे हम अभी काम कर रहे हैं, तो वो कहीं एक पार्ट है कि उन चीज़ों पे काम किया जा सकता है। अगर आज आप बिजनेस नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते अपनी लाइफ में? देखो, अगर मैं शायद हो सकता है बिजनेस नहीं कर रहा होता तो मैं भी अपने भाई, क्योंकि जीवन या परिवार जो चीज़ें हैं चलाने के लिए, जो आज भी मेरे जो क्लासमेट हैं, मेरे साथी हैं, वो आज भी जॉब का काम कर रहे हैं, पावरलूम में काम कर रहा है, कोई आरसीसी का काम कर रहा है, तो शायद मैं भी उन्हीं के बीच में होता। पर मैं आज उनको भी, कई लोगों को या मेरे साथियों को मैं मोटिवेट करता हूँ जब भी मैं गाँव जाता हूँ कि यार कुछ अपना शुरू करो, कुछ अपना शुरू करो, जहाँ मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे सपोर्ट्स की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। और इंडिया में, क्योंकि एज ए एंटरप्रेन्योर मुझे भारत बिजनेस अवार्ड भी मिला है, अश्नीर ग्रोवर जी ने मुझे हाँ, दिल्ली बुला के भारत बिजनेस अवार्ड दिया, तो कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा तो अभी से ही मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि हर साल मैं 10 से 15 एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट्स करूंगा। मतलब किसी के पास कोई आइडिया है कि वो बड़ी पूंजी तो नहीं दे सकते मैं, पर यह है कि किसी के पास कोई छोटा आइडिया है और वो अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, अपने आप को साबित करना चाहता है, तो स्टार्टिंग लेवल पे उसको बिजनेस को शुरू करने के लिए हम उसको सपोर्ट करेंगे कि आप अपनी काबिलियत दुनिया को दिखाइए। सर पॉडकास्ट के एंड में आप हमारे लिसनर्स को, अपनी टीम को, अपने परिवार को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो यही है कि देखो, हर परिवार में मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, वो एक पार्ट है नौकरी, पर एटलीस्ट हर परिवार में से एक बिजनेसमैन निकलना चाहिए। क्योंकि मैंने चीज़ों को करीब से देखा है कि अगर परिवार में 10 लोग हैं, 10 नौकरी कर रहे हैं, तब भी परिवार चलेगा। अगर किसी परिवार में अगर एक भी बिजनेस वाला निकल गया तो वो 10 को साथ लेके चल सकता है, उसको आगे बढ़ा जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हर परिवार में से एटलीस्ट एक बंदे को बिजनेस में हाथ आजमाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यकीनन उस परिवार का तो भला होगा ही होगा, पर वो अपने साथ साथ 100 परिवारों को और भला कर सकता है। तो हर परिवार में से मैं चाहता हूँ कि एक बिजनेस निकल के सामने आए और वो अपनी काबिलियत, अपनी ताकत, अपना जज्बा, अपना जुनून दिखाए, ताकि एक भारत को अपन नया भारत बना सके। क्योंकि सरकार का जो सपना है या मोदी जी का जो सपना है, वो सपना देखा है उन्होंने, पर हकीकत वो अपने आप नहीं होएगा, या वो अकेले नहीं कर सकते जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से निकले हुए लोग हो, या हर परिवार में से कोई बिजनेस नहीं निकलेगा, तब तक भारत नया भारत नहीं बनेगा, वो पुराना भारत रहेगा। अगर अपन भारत को नया भारत के रूप में देखना चाहते हैं तो हर परिवार में से बिजनेसमैन को निकलना जरूरी है। और कोई मुश्किल काम नहीं है बिजनेस को। लोगों ने, बड़े उद्योगपति ने बिजनेस को मुश्किल नाम दे रखा है कि बिजनेस करना मुश्किल है। हमने इसको जीरो से लेके यहाँ तक पहुंचे हैं। नौकरी से ज्यादा सरल एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस करना है। ठीक है, मैनेजमेंट है, दुख आएगी, तकलीफ आएगी, कई सारी प्रॉब्लम्स आएगी, पर अगर बिजनेस आप करोगे तो अपने परिवार को तो खुश रखोगे ही, आप और 100 परिवारों को वो खुशी दे सकते हो जो अपन नौकरी करते हुए पॉसिबल नहीं है वो खुशी देना। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, एटलीस्ट हर परिवार में से एक बंदा अपने आप को इस तरीके से एंटरप्रेन्योर के रूप में देखे और अपने परिवार की वो सारी खुशियाँ सफल या डिजर्व करे कि ये जो मेरी फैमिली डिजर्व करती है कि मैं उसको वो दे सकूं, तो वो बिजनेस से ही पॉसिबल हो पाएगा। अपना इस पॉडकास्ट के लिए सर कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सर आगे अच्छे लेवल पे जब आप कहीं आउट ऑफ इंडिया बिजनेस को लेके जाएंगे तब आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल सर, बिल्कुल कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।